सीलन क्या होती है? हिड्रोस्कोपिक या गुरुत्वीय नमी की उपस्थिति। सामर्थ्य कम करना और अस्वास्थ्यकर स्थिति पैदा करना। नमी रोकथाम इसलिए डिजाइन के निर्माण के महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। सीलन का सबसे आम स्रोत इमारत की नींव और दीवारों में उपमिट्टी के पानी के केशिका आकर्षण के कारण होता है। दोषपूर्ण सिलों, खराब कारीगरी आदि के माध्यम से पानी चिनाई में प्रवेश कर सकता है और इसलिए इमारतों में डैम्प प्रूफ कोर्स नामक जल विकर्षक सामग्री की एक परत पेश की जाती है, जो पानी के केशिका वृद्धि के खिलाफ एक बाधा के रूप में कार्य करती है। भवन में सीलन के स्रोत। इमारत में सीलन पैदा करने वाले विभिन्न स्रोत हैं। केशिका क्रिया के कारण जमीन से नमी का ऊपर उठना। वर्षा जल की क्रिया। भवन के ऊपर से वर्षा जल का प्रवेश। वायुमंडलीय नमी के कारण संघनन। विविध स्रोत या कारण जैसे निर्माण स्थल की खराब जल निकासी, भवन का अपूर्ण अभिविन्यास, दोषपूर्ण निर्माण आदि। घटिया सामग्री का उपयोग। वनस्पति से संपर्क, बैंक अर्थ से संपर्क, दोषपूर्ण छतें और गटर, दोषपूर्ण खिड़की की सिल, दोषपूर्ण रेलिंग दीवार, दीवारों और फर्श के माध्यम से केशिका क्रिया के कारण बढ़ती नमी, दीवार की सतहों पर पानी के छींटे, साइट का रिसाव जिसके परिणामस्वरूप जल जमाव हो सकता है और अंततः इसके परिणामस्वरूप भवन में नमी हो सकती है। छत की अनुचित जल निकासी और छत के जोड़ों के माध्यम से रिसाव। भवन में सीलन का प्रभाव। नमी से संरचना बुरी तरह प्रभावित होती है। नमी के प्रमुख प्रभाव इस प्रकार हैं। नम इमारत रहने वालों के लिए अस्वास्थ्यकर स्थिति पैदा करती है और मच्छरों के प्रजनन को भी जन्म देती है। भवन के निर्माण में प्रयुक्त धातुओं का क्षरण हो सकता है। छत और दीवारों की सतहों पर भद्दे धब्बे बन जाते हैं। नम वातावरण में शुष्क सड़न के कारण लकड़ी का क्षय तेजी से होता है। इसके परिणामस्वरूप प्लास्टर नरम होकर उखड़ जाता है। यह दीमक के विकास को बढ़ावा देता है। दीवारें फूलने का कारण बन सकती हैं, जिसके परिणामस्वरूप पत्थरों, ईंटों, टाइलों आदि का विघटन हो सकता है और फिर दीवार की मजबूती कम हो जाती है। फर्श कवरिंग के रूप में उपयोग की जाने वाली सामग्री गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो जाती है। बिजली की फिटिंग खराब हो जाती है और इससे शॉर्ट सर्किट का खतरा हो सकता है। नम भवन में रहने वालों का जीवन अस्वास्थ्यकर व्यतीत होता है। यह पेंट की ब्लीचिंग का कारण बनता है, जिसके परिणामस्वरूप दीवार और छत की सतहों पर रंगीन धब्बे बन जाते हैं। इसके परिणामस्वरूप प्लास्टर नरम हो जाता है और उखड़ जाता है। इमारती लकड़ी जब पानी के संपर्क में आती है, मुड़ने और बकलिंग के कारण खराब हो जाती है। नमी दीमक के विकास को बढ़ावा देती है। दीवार की सतह धब्बों से प्रभावित हो जाती है और रंग फीके पड़ जाते हैं। सीलन के कारण। भवन में सीलन एक सामान्य समस्या है। संरचना में नमी के प्रवेश के लिए जिम्मेदार विभिन्न कारण इस प्रकार हैं। जमीन से नमी का बढ़ना। वर्षा की क्रिया। दीवारों के खुले हुए शीर्ष। वाष्पीकरण। विविध। 1. जमीन से नमी का बढ़ना। जिस जमीन पर भवन का निर्माण किया गया है वह मिट्टी से बनी हो सकती है, जो पानी को आसानी से गुजरने देती है। आमतौर पर नींव के लिए उपयोग की जाने वाली निर्माण सामग्री केशिका क्रिया द्वारा नमी को अवशोषित करती है। इस प्रकार नमी सबस्ट्रक्चर के माध्यम से फर्श पर अपना रास्ता ढूंढती है। 2. वर्षा की क्रिया। यदि बारिश की भारी फुहारों के संपर्क में आने वाली दीवार के किनारों को उपयुक्त रूप से संरक्षित नहीं किया जाता है, तो वे संरचना में नमी के प्रवेश के स्रोत बन जाते हैं। इसी तरह टपकती छतें भी बारिश के पानी को एक संरचना में प्रवेश करने की अनुमति देती हैं। 3. दीवारों के उजागर शीर्ष। सीलन पैरापेट की दीवारों और परिसर की दीवारों के खुले हुए ऊपरी हिस्से से भी प्रवेश कर सकती है। इस प्रकार ऐसी दीवारों के खुले हुए शीर्षों को उनके खुले हुए शीर्षों पर डैम्प प्रूफ कोर्स प्रदान किया जाना चाहिए। 4. संघनन। ठंडी हवा में गर्म हवा की तुलना में कम अदृश्य जल वाष्प होता है। संघनन की प्रक्रिया तब होती है जब गर्म नम हवा को ठंडा किया जाता है। नमी दीवारों, फर्श और छत पर जमा हो जाती है। यह मुख्य स्रोत है जो बुरी तरह से डिजाइन की गई रसोई में नमी पैदा करता है। 5. विविध। पक्की छतों की दोषपूर्ण छत। रूफ स्लैब और पैरापेट दीवारों के बीच दोषपूर्ण जंक्शन। रूफ स्लैब में अपर्याप्त ढलान। अनुचित वर्षा जल पाइप कनेक्शन।
एहतियात। बाद में वर्णित विभिन्न तकनीकों और विधियों को लागू करने से पहले इमारतों में नमी को रोकने के लिए निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। साइट को नींव की नमी से बचाने के लिए एक उच्च भूमि और अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी पर स्थित होना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पानी का स्तर जमीन की सतह से कम 3 मीटर नीचे हो या बरसात के मौसम में भी निम्नतम बिंदु हो। बेहतर जल निकासी के लिए भवन के आसपास की जमीनी सतह का ढाल भी दूर होना चाहिए। बारिश के प्रवेश के खिलाफ सुरक्षित सुरक्षा के लिए सभी खुली दीवारें पर्याप्त मोटाई की होनी चाहिए। यदि दीवारें ईंटों की हैं तो उनकी मोटाई कम से कम 30 सेमी होनी चाहिए। 3. बेहतर गुणवत्ता वाली ईंटें जो दरारों, दोषों, चूने के पत्थरों की गांठ जैसे दोषों से मुक्त हों का उपयोग किया जाना चाहिए। 24 घंटे तक पानी में भिगोने पर उन्हें अपने वजन के 1/8 से अधिक पानी नहीं सोखना चाहिए। निर्माण कार्य के दौरान निर्माण इकाइयों में एक निश्चित पैटर्न और सही बंधन बनाने के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले सीमेंट मोर्टार का उपयोग किया जाना चाहिए। यह गठन गुहाओं और अंतर निपटान की घटना को रोकने के लिए आवश्यक है। कॉर्निसेस प्रदान किया जाना चाहिए। दीवारों से बारिश के पानी को दूर फेंकने के लिए खिड़की की सिल, प्लिंथ की कोपिंग को ऊपर से खिसकाना चाहिए। सभी खुली सतहों को वाटरप्रूफिंग सीमेंट प्लास्टर से ढका जाना चाहिए। नमी को रोकने में ठोस दीवारों की तुलना में खोखली दीवारें अधिक विश्वसनीय होती हैं और इसलिए जहां भी संभव हो खोखली दीवार निर्माण को अपनाया जाना चाहिए। सीलन को रोकने के तरीके। 1. डैम्प प्रूफिंग कोर्स या मेम्ब्रेन का उपयोग। ये बिटुमिनस फेल्स, मेस्टिक डामर, प्लास्टिक शीट्स, सीमेंट कंक्रीट, मोटा मेटल शीट्स जैसे जल विकर्षक सामग्री की परतें या झिल्लियां हैं। मूल रूप से डीपीसी पानी को उपमृदा से ऊपर उठने और इमारतों के विभिन्न हिस्सों में जाने से रोकने के लिए प्रदान किया जाता है। बिना बेसमेंट वाले भवनों के मामले में डीपीसी के लिए सबसे अच्छा स्थान प्लिंथ स्तर पर है या बिना प्लिंथ के ढांचे के मामले में जमीन से कम 15 सेमी ऊपर रखा जाना चाहिए। ये डीपीसी फर्श दीवारों आदि में क्षैतिज या लंबवत रूप से प्रदान किए जा सकते हैं। 2. जलरोक सतह के उपचार। सतह के उपचार में सतह पर पानी विकर्षक सामग्री की एक पतली फिल्म प्रदान करके नमी के संपर्क में आने वाली सामग्री के छिद्रों को भरना शामिल है। ये सतह उपचार या तो बाहरी या आंतरिक हो सकते हैं। उजागर सतहों और आंतरिक सतहों पर भी पेंटिंग, डिस्टेम्परिंग दी जाती है। दीवारों को नमी से बचाने के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला उपचार चूना सीमेंट प्लास्टर ऑफ मिक्स 1 सीमेंट 1 चूना 6 रेत अनुपात है। जलरोधक सामग्री की एक पतली फिल्म आमतौर पर सतह के उपचार में जलरोधक एजेंट के रूप में उपयोग की जाती है। सोडियम या पोटेशियम सिलिकेट, एल्यूमिनियम या जस्ता सल्फेट। 3. इंटीग्रल नम प्रूफिंग उपचार। अभिन्न उपचार में मिश्रण की प्रक्रिया के दौरान कंक्रीट या मोर्टार में कुछ यौगिकों को जोड़ना शामिल है, जो निर्माण में उपयोग किए जाने पर विभिन्न सिद्धांतों के तहत नमी के प्रवेश में बाधाओं के रूप में कार्य करता है। चॉक, टैल्क, मुल्तानी मिट्टी आदि जैसे यौगिकों में यांत्रिक क्रिया का सिद्धांत होता है, यानी वे कंक्रीट या मोर्टार में मौजूद छिद्रों को भरते हैं और उन्हें सघन और जलरोधी बनाते हैं। यौगिक जैसे क्षारीय, सिलिकेट्स, एल्यूमिनियम सल्फेट्स, कैल्शियम क्लोराइड आदि रासायनिक क्रिया सिद्धांत पर काम करते हैं, अर्थात वे रासायनिक रूप से प्रतिक्रिया करते हैं और पानी प्रतिरोधी के रूप में कार्य करने के लिए छिद्रों को भरते हैं। इसी तरह कुछ यौगिक जैसे साबुन, पेट्रोलियम तेल, फैटी एसिड यौगिक जैसे कैल्शियम के स्टीयरेट, सोडियम अमोनियम। 4. खोखली दीवारें। खोखली दीवार में 2 समानांतर दीवारें पत्तियां चिनाई की खाल होती हैं, जो एक निरंतर वायु स्थान गुहा द्वारा अलग की जाती हैं। इनमें 3 भाग होते हैं: बाहरी दीवार पत्ती गुहा, वायु स्थान, भीतरी दीवार पत्ती। बीच में गुहा बनाने वाली 2 पत्तियां समान मोटाई की हो सकती हैं या नहीं भी हो सकती हैं। दीवार में निरंतर कैविटी का प्रावधान प्रभावी रूप से बाहरी से भीतरी दीवार में नमी के संचरण को रोकता है। भारत की जलवायु परिस्थितियों के तहत गुहा प्रकार का निर्माण सबसे अधिक वांछनीय है क्योंकि यह बेहतर रहने और आराम की स्थिति, आर्थिक निर्माण और नमी के खिलाफ भवनों के संरक्षण जैसे कई फायदे प्रदान करता है। 1. चून की दीवार के बंधनों को छोड़कर खोखली की दीवार की बाहरी और भीतरी दीवारों के बीच कोई संपर्क नहीं होता है, जो अभेद्य सामग्री के होते हैं, इसलिए नमी के प्रवेश की संभावना कम से कम हो जाती है। 2.
यह सत्यापित किया गया है कि 10 सेमी मोटी आंतरिक और बाहरी दीवारों के बीच में 5 सेमी खोखली वायु स्थान के साथ 20 सेमी मोटाई की ठोस दीवार की तुलना में नमी की रोकथाम के लिए बेहतर या अधिक विश्वसनीय है। 3. खोखली दीवार ध्वनि के खिलाफ अच्छा इंसुलेशन प्रदान करती है। 4. यह इफ्लोरेसेंस की परेशानी को कम करता है। 5. यह इकोनॉमी और बेहतर आराम जैसे अन्य फायदे प्रदान करता है। शॉर्ट कंक्रीट। इसमें पानी के दबाव का प्रतिरोध करने के लिए उजागर कंक्रीट सतह पर पानी के सबूत के लिए समृद्ध सीमेंट मोटा की एक अभेद्य परत बनाना शामिल है। गुनाइट सीमेंट और बालू का मिश्रण है जिसका सामान्य अनुपात 1:3 या 1:4 है। एक मशीन जिसे सीमेंट गन के नाम से जाना जाता है, जिसमें मिश्रण को स्प्रे करने के लिए नोजल और वांछित दबाव में मिश्रण को मजबूर करने के लिए संपीड़ित हवा का एक ड्रम होता है। कोई भी सतह जिसका उपचार किया जाना है, पहले किसी भी गंदगी, ग्रीस या ढीले कणों को अच्छी तरह से साफ किया जाता है और फिर पूरी तरह से गीला कर दिया जाता है। इसके बाद सीमेंट और बालू के मिश्रण को दीवार की सतह से 75 से 99 सेंटीमीटर की दूरी पर सीमेंट गन के नोजल को पकड़कर 2 से 3 किलोग्राम वर्ग सेंटीमीटर के दबाव में शूट किया जाता है। अभेद्य सतह को लगभग 10 दिनों तक पानी से तराई किया जाना चाहिए। प्रेशर ग्राउट्स। सीमेंटेशन सीमेंट ग्राउट को दबाव के तहत संरचनात्मक घटकों, जमीन में मौजूद दरारों, रिक्तियों, फिटरों में डालने की प्रक्रिया है। सामान्य रूप से एक संरचना के सभी घटक और नींव जो नमी के प्रवेश के लिए उत्तरदायी हैं, समेकित हैं और इस प्रक्रिया द्वारा जल प्रतिरोधी बनाया गया है। डीपीसी के लिए प्रयुक्त सामग्री। गर्म कोल तार। यह अत्यधिक लचीली सामग्री है जिसे न्यूनतम 3 मिलीमीटर की मोटाई के साथ लगाया जा सकता है। यह गर्म स्थिति में कंक्रीट या मोटा के आधार पर रखा जाता है। मेस्टिक डामर। मेस्टिक डामर अर्ध कठोर सामग्री है जो काफी टिकाऊ और पूरी तरह से अभेद्य है। यह डामर को रेत और खनिज भराव के साथ गर्म करके प्राप्त किया जाता है। हालांकि इसे अनुभवी व्यक्तियों द्वारा बहुत सावधानी से रखा जाना चाहिए। बिटुमिनस फैल्ट। यह एक बहुत ही लचीली सामग्री है जो विभिन्न दीवार मोटाई के रोल में उपलब्ध है। इसे सीमेंट मोटा की समतल परत पर बिछाया जाता है। जोड़ों पर 10 सेमी का ओवरलैप प्रदान किया जाता है और कोनों, जंक्शनों और क्रॉसिंग पर पूरी चौड़ाई का ओवरलैप प्रदान किया जाता है। मेटल शीट। लेड, कॉपर, एल्यूमीनियम की शीट्स को डीपीसी के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। शीशे की चादरें काफी लचीली होती हैं और मोटाई इतनी होनी चाहिए कि इसका वजन 20 किग्रा वर्ग मीटर से कम न हो। उन्हें बिटुमिनस फैल्ट के समान रखा गया है। तांबे की चादरें 3 मिलीमीटर मोटी होती हैं और चूने या सीमेंट के गारे में धंसी होती हैं। इसमें उच्च स्थायित्व, नमी, फिसलने आदि का प्रतिरोध है। एल्यूमीनियम शीट्स का उपयोग बिटुमेन की सुरक्षात्मक परत के साथ किया जाता है और अन्य दो की तरह अच्छा नहीं होता है। शीट्स और बिटुमिनस फेल्ट्स का संयोजन। एस्फाल्टिक या बिटुमिनस फैल्ट के बीच सैंडविच की गई लेड फॉइल प्रभावी रूप से डीपीसी के रूप में उपयोग की जा सकती है और संयोजन को लेड कोर के रूप में जाना जाता है। ईंटें। विशेष ईंटें जिनका जल अवशोषण उनके वजन के 4.5% से कम न हो, डीपीसी के रूप में उन स्थानों पर उपयोग किया जा सकता है जहां नमी अत्यधिक नहीं है। पत्थर। प्रभावी डीपीसी बनाने के लिए सीमेंट मोटा में 2 कोर्स में ग्रेनाइट, ट्रैप, स्लेट आदि जैसे घने और मजबूत पत्थर रखे गए हैं। मोटा। सीमेंट मोटा का उपयोग अन्य डीपीसी सामग्रियों को रखने के लिए आधार परत के रूप में किया जाता है। सीमेंट कंक्रीट। सीमेंट कंक्रीट 1, 2, 4 या 1.5, 3 आमतौर पर डीपीसी के रूप में कार्य करने के लिए प्लिंथ स्तर पर प्रदान किया जाता है। मोटाई 4 से 15 सेमी तक भिन्न हो सकती है। इस तरह की परत केशिका क्रिया के कारण पानी की वृद्धि को प्रभावी ढंग से रोक सकती है। प्लास्टिक शीट। यह अपेक्षाकृत नए प्रकार की डीपीसी सामग्री है जो काले पॉलीथीन से बनी होती है। सामान्य दीवार की चौड़ाई में 0.5 से 1 मिलीमीटर मोटी और 30 मीटर की रोल लंबाई होती है। इलाज सस्ता है लेकिन स्थायी नहीं है। भवनों में डीपीसी उपचार। गुरुत्वीय जल के विरुद्ध नींव का उपचार। फाउंडेशन को आसपास की जमीन से रिसने वाला पानी मिल सकता है और यह नमी दीवार में बढ़ सकती है। बाहरी दीवार के समानांतर वायु निकास प्रदान करके इसे रोका जा सकता है।
वायु निकास की चौड़ाई लगभग 20 से 30 सेमी हो सकती है। सतही जल के प्रवेश को रोकने के लिए नाली की बाहरी दीवार को जमीन से ऊपर रखा जाता है। एक आरसीसी रूफ स्लैब प्रदान किया जाता है। हवा के मार्ग के लिए नियमित अंतराल पर झंझरी के साथ निकास प्रदान किए जाते हैं। बेसमेंट का उपचार, फाउंडेशन ड्रेन और डीपीसी का प्रावधान, आरसीसी राफ्ट और वॉल स्लैब का प्रावधान, डामर टैंकिंग, बेसमेंट का उपचार, नींव नाली और डीपीसी का प्रावधान। जब तहखाना ऐसी मिट्टी पर टिका होता है जो उचित रूप से जल निकासी नहीं करती है, तो बड़ा हाइड्रोस्टेटिक दबाव डाला जाता है और फर्श के साथ साथ दीवार को भी लगातार पानी मिलता रहता है। ऐसे मामले में यह आवश्यक हो जाता है कि नींव के स्तर तक चारों तरफ खाई बना दी जाए और इसे बजरी, कोक और अन्य विकृत सामग्री से भर दिया जाए। भूमिगत पानी को इकट्ठा करने के लिए खुली संयुक्त नालियां प्रदान की जा सकती हैं या नींव कंक्रीट से पहले बजरी के तल में एम्बेडेड जल पाइप भी प्रदान किए जा सकते हैं। आरसीसी फ्लो और वॉल स्लैब का प्रावधान, जहां भूमिगत जल का दबाव गंभीर है, जल निकासी व्यवस्था समस्या को प्रभावी ढंग से हल नहीं कर सकती है। इसके अलावा लगातार पानी पंप करना महंगा हो सकता है। ऐसे मामले में फर्श स्लैब के साथ साथ दीवारों का निर्माण कठोर आरसीसी संरचना में किया जा सकता है। क्षैतिज और लंबवत डीपीसी उपचार भी प्रदान किया जाता है। बिटुमिनस फैल्ट की कम से कम 3 परतें डीपीसी के रूप में उपयोग की जाती हैं। आरसीसी वॉल स्लैब के बाहरी हिस्से में आधी ईंट की मोटी दीवार वाली सुरक्षात्मक दीवार प्रदान की गई है। डामर टैंकिंग, भूमिगत जल स्तर बहुत अधिक नहीं है। तहखाने के फर्श के पूरे क्षेत्र में 3 परतों में 30 मिलीमीटर मोटी डामर की परत के रूप में क्षैतिज डीपीसी और इसे तहखाने की दीवारों के बाहरी चेहरे पर 20 मिलीमीटर मोटी ऊर्ध्वाधर डीपीसी के रूप में विस्तारित करना। 1-1-1/2 ईंट मोटी बाहरी दीवार का निर्माण किया जाता है। लंबवत डीपीसी जमीन से 15 सेमी। फर्श निर्माण स्लैब के दौरान डीपीसी को नुकसान से बचाने के लिए नींव कंक्रीट पर फ्लैट ईंटों की परत प्रदान की जाती है। फर्श के उपचार, ऐसे स्थान के लिए जहां जमीन की नमी मौजूद नहीं है, अवमृदा को अच्छी तरह से कुचला जाता है और फर्श के नीचे पूरे क्षेत्र में मोटे बालू की 7.5 से 10 सेंटीमीटर मोटी परत बिछा दी जाती है। वैकल्पिक रूप से पहले स्टोन सोलिंग प्रदान की जा सकती है और फिर इसके ऊपर लीन सीमेंट कंक्रीट की 7.5 से 10 सेमी मोटी परत प्रदान की जा सकती है और इस आधार पर फर्श बिछाया जा सकता है। एक नम मिट्टी में, जहां पानी की मेज जीएल के पास है, पूरे क्षेत्र में मेम्ब्रेन डीपीसी प्रदान करना आवश्यक है। फ्लो स्लैब के निर्माण के दौरान इसे नुकसान से बचाने के लिए डीपीसी के ऊपर महीन रेत के कुशन पर सपाट ईंटों की एक परत बिछाई जाती है।